राइट, तो थर्मल फिजिक्स का हम मेजर कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं। ये सारा हमने कर लिया है, ठीक है। स्टेट चेंज भी कर लिया है, ओके। इवेपोरेशन भी कर लिया है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र भी कर लिया है। ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी कर लिया हम लोगों ने। ये लास्ट कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। अच्छा पढ़ा हुआ है अभी, चलो आ जाओ। ओके, ये वैसे यूजुअली आप लोग करते हो प्रेशर के अंदर, लेकिन ये इसका पार्ट है प्रेशर इन गैसेस। गैसेस के अंदर प्रेशर कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सबको पता है जो गैसेस पार्टिकल होते हैं ना, दे आर रैंडमली मूविंग, सही है। वो रैंडम मोशन में होते हैं, ब्राउनियन मोशन कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। इनके बॉन्ड्स जो होते हैं ना, जो दरमियान में बॉन्ड्स होते हैं वो टूटे हुए होते हैं और रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करें गैस पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक एग्जांपल, अगर आप कोई परफ्यूम कमरे के एक कोने में छिड़कते हो ना, तो उसकी स्मेल पूरे कमरे में क्यों आती है? क्योंकि वो परफ्यूम के पार्टिकल्स गैस के साथ पार्टिकल्स के साथ मिलके रैंडम मूवमेंट करके पूरे कमरे में स्प्रेड आउट हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, ये पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव रैंडमली, ठीक है, ये हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब आप इन पार्टिकल्स को एक कंटेनर में बंद कर देते हो ना, क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो रैंडमली मूव करते हुए कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक बॉल मारता हूँ, आपको पेन होता है। जब बॉल आपके साथ कोलाइड करती है तो आपके ऊपर फोर्स लगती है ना, आपके ऊपर फोर्स लगती है। जैसे ये पार्टिकल है, ये जाके इसके साथ टकराएगा, है ना, तो फोर्स लगाएगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा। अगर आपने ये भी प्रूफ करना हो ना कि फोर्स लगा रहे हैं, देखो पहले ये पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पे था, ये जाके टकराया एंड रिपेल हो गया, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। जब डायरेक्शन चेंज होगी इसका मतलब कि मोमेंटम चेंज हो गया इसका, है ना, मोमेंटम ट्रांसफ़र हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया, है ना। आपको बताए चेंज इन मोमेंटम जो है ना, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम पता है क्या देती है? फोर्स देती है हमें। तो जब आपके पास बार बार कोलिजन्स कर रही हैं तो बार बार मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रही है। लेकिन सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बॉल मारूँ आपको फोर्स लगेगी, है ना। तो when this particle collides with the wall, जब ये कोलाइड करती हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती हैं, सही है। एंड जब ये फोर्स लगती है ये सर्टेन एरिया पे लगती है, एंड हम सबको पता है कि फोर्स ओवर एरिया इज नोन एज प्रेशर। दोबारा सुन लो, गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो जब हम इन पार्टिकल्स को एक कंटेनर के अंदर पैक करते हैं तो ये रैंडमली मूव करते हुए वॉल्स के साथ टकराते हैं, दे कोलाइड विद द वॉल्स, ठीक है। और जब वॉल्स के साथ टकराते हैं तो फोर्स लगाते हैं, एंड जब फोर्स लगती है वो स्पेसिफिक एरिया पे लगती है, एंड हमें पता है फोर्स ओवर एरिया गिव्स अस प्रेशर, सही है। अच्छा जी, अब बेसिकली वॉल्यूम का और प्रेशर का रिलेशन देखते हैं। आपके पास और वॉल्यूम का और जो प्रेशर का रिलेशन है दैट इज़ इनवर्स रिलेशन। क्या मतलब? अगर आप गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करते हो ना तो प्रेशर डिक्रीजेज, एंड अगर आप गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करते हो तो प्रेशर इंक्रीजेज। इसका मतलब ये है कि भाई दोनों के दरमियान जो भाईचारा है वो बिल्कुल नेगेटिव है, बहुत गहरे दुश्मन है। अगर एक आगे जा रहा है तो एक पीछे आ रहा होगा, अगर एक पीछे जा रहा है तो एक आगे जा रहा होगा, सही है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है कि अगर आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, सही है। एग्जांपल ले लो इसकी कि आपने क्या किया, एक छोटे से कंटेनर के अंदर ना गैस को पैक कर दिया। अब गैस का वॉल्यूम कितना है? गैस का वॉल्यूम है 30 cm3, एंड 30 cm3 पे गैस का प्रेशर 60 kPa है। एज्यूम कर लो आपने ये सारी गैस एक कतरा भी वेस्ट किए बगैर सारी की सारी गैस आपने एक बलून में निकाल ली। अब इस सारी गैस के बाद सारी गैस फैल गई, इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ गए, दूर दूर हो गई। अब जब गैस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा इनका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, है ना।
ओके अब हमने ये किया, इस गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम बढ़ा दिया इनको बैलून के अंदर डालने के बाद, एंड जब वॉल्यूम बढ़ा यू कैन सी दैट प्रेशर डिक्रीजेस। हमें क्या देखने को मिला कि अगर जब हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो हमारा प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है, जब ये पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं ना, कोलाइड करने की वजह से फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स किसी स्पेसिफिक एरिया पे लगती है, एंड फोर्स ऑफ एरिया गिव्स अस प्रेशर। अब कितने सारे पार्टिकल्स है, कितने सारे पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होंगे एंड कितनी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, इसलिए किलो पैस्कल्स में लिखा है। सी इन फिगर 1.1 when the volume double the pressure halves, which shows that the pressure and volume is inversely proportional। सही है, proportional। alright, effects of pressure with different volumes and temperature। अच्छा जी, अब बेसिकली आपके पास वॉल्यूम का एंड प्रेशर का क्या रिलेशन है, हम सबको पता है इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। लेकिन ये होता कैसे है, अगर गैस का वॉल्यूम कम होता है तो ज़्यादा प्रेशर होता है, एंड अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? देखो, ये छोटा कंटेनर है, इसके अंदर आपके पास एज्यूम कर लो गैस के पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10 पार्टिकल्स हैं, 10 पार्टिकल्स यहाँ पे गैस के हैं। अब यहाँ पे क्या है, इनके दरमियान स्पेसिंग कम है, ठीक है। ये जब जाएंगे वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, अब क्योंकि ये छोटी जगह है ना, तो ये गैस के पार्टिकल ज़्यादा बार कोलाइड करेंगे, ज़्यादा बार फोर्स लगाएंगे एंड ज़्यादा प्रेशर लगेगा, सही है। तो यहाँ पे क्या है, मच फ्रीक्वेंट कोलिजन्स हो रहे हैं, ज़्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं। लेकिन यही 10 पार्टिकल्स गैस के, लेट्स सपोज आप बड़े कंटेनर में ले गए जो इससे डबल है, तो वहाँ पे इनके कोलिजन्स कम होंगे, क्योंकि ये वहाँ पे भी सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे, जिस स्पीड से इधर मूव कर रहे हैं उसी स्पीड से वहाँ पे मूव कर रहे होंगे, सही है। तो जब सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे तो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कोलाइड करने के लिए, तो यहाँ पे लेस फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होंगे, लेस कोलिजन्स की वजह से कम फोर्स लगेगी, कम प्रेशर एग्जर्ट होगा, सही है। तो इस वजह से क्या होता है, जब वॉल्यूम कम होता है प्रेशर ज़्यादा होता है, एंड जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, दिस इज़ द रीज़न। एंड ये तब होगा, याद रखें, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा। एक बात याद रखनी है, ये तब होगा जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा। अब टेम्परेचर और प्रेशर का देखते हैं, सही है। ओके देखो, अब बेसिकली दो ऑप्शंस आपके पास, दो बॉक्सेस हैं, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं। एक के नीचे मैंने आग लगाई हुई है, एक का टेम्परेचर मैंने बढ़ाया हुआ है, ज़्यादा किया हुआ है, तो प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? अभी ऊपर क्या पढ़ा था हमने, प्रेशर कैसे बढ़ता कम होता है, प्रेशर तब बढ़ता है जब कोलिजन ज़्यादा होते हैं, एंड प्रेशर तब कम होता है जब कोलिजन्स कम होते हैं। आप सबको पता है, मैंने ऊपर करवाया था टेम्परेचर का और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का क्या रिलेशन है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल डिक्रीज। अगर आप पार्टिकल्स को गर्म कर रहे हो ना, दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड फास्टर, एंड ज़्यादा फास्टर मूव करने की वजह से ज़्यादा कोलिजन होंगे। अब ये पार्टिकल जो है सेम जगह, ये पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस पार्टिकल। तो जब यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं तो ज़्यादा कोलिजन होंगे, एंड जहाँ पे कम कोलिजन होंगे, तो जहाँ ज़्यादा कोलिजन होंगे वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा पे फोर्स लग रही होगी, ज़्यादा प्रेशर होगा, एंड यहाँ पे कम प्रेशर होगा, सही है। तो बेसिकली टेम्परेचर का एंड प्रेशर का क्या रिलेशन है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो ना तो आपका प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है, सही है। एंड यू नो प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होता है, तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है, सही है। आगे आ जाओ, अब ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये देख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये प्लंजर है आपके पास, इसमें गैस को पैक किया हुआ है आपने, आगे सील लगाई हुई है, आपने इसको गर्म करना स्टार्ट किया। अब गर्म करना स्टार्ट किया तो पार्टिकल तेज तेज मूव करेंगे, पार्टिकल्स तेज तेज मूव करेंगे, सही है। और तेज तेज मूव करने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा कोलिजन होंगे एंड इनका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है, एंड वो ट्विस्ट क्या है कि वो आपको कहते हैं दिस प्लंजर इज मूवेबल। अब मूवेबल प्लंजर क्या मतलब, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं। जब प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा, जब ज़्यादा कोलिजन होंगे तो इसके सरफेस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी, एंड बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका ये प्लंजर ऊपर चला जाए। इंजेक्शन देखे ना, उसका प्लंजर जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे प्लंजर कहते हैं, ये ऊपर चला जाए, सही है, ये ऊपर चला जाएगा। आगे आ जाओ, अब वो कहते हैं यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स थे, ठीक है, पहले यहाँ पे था प्लंजर,
आपने इसको दबा के कंप्रेस करके नीचे कर दिया, अब वॉल्यूम कम हो गया। बताओ वॉल्यूम कम होने से प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट आता है? जब वॉल्यूम कम करते हो ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो उससे प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑफ कोर्स, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सील नहीं है, आप जब प्लंजर को नीचे करोगे ना तो गैस पार्टिकल्स एस्केप, उसकी वजह से प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सही है। अच्छा भाई, ये था सारा गैस का कॉन्सेप्ट। भी क्वेश्चन आप देख लो, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सही है, ये क्वेश्चंस भी बहुत आसान है, कोई मसले की बात नहीं इसके अंदर, मैं करवा देता हूँ कहते हो तो। सही, बच्चों वाले क्वेश्चन से आएगा, सब आ जाएगा आप लोगों को। ऑलराइट, हमारा एक्चुअल टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, ये बात जानने वाली है। आपको मैंने बताया था ना ऊपर कि व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, when a substance is heated, ठीक है, when a substance is heated they expands। अब expands का मतलब ज़रा गौर से जानना, ठीक है। अच्छा भाई, लेट्स सपोज ये सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड में बहरहाल बहुत कम होती है, लेकिन बताता हूँ। अब आपने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब सोचो मैंने क्या कहा था, हीट करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर का एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। आप जब हीट करते हो ना पार्टिकल्स को, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग और मूविंग फास्टर एंड फास्टर। नाउ जस्ट बिकॉज इट इज सॉलिड, ठीक है, द पार्टिकल्स डज नॉट हैव सफिशिएंट स्पेस टू मूव अराउंड, ये मूव नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दे वाइब्रेट। एंड जब आप हीट करते हो, दे वाइब्रेट मोर विगोरसली, बहुत तेज तेज वाइब्रेट करते हैं। जब ये पार्टिकल तेज 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 वाइब्रेट करेंगे तो अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे, धक्का लगाएंगे। धक्का लगाने से इनके दरमियान जो स्पेसिंग है ना, ये स्पेसिंग थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, ये स्पेसिंग बढ़ जाएगी थोड़ी सी। क्या हो जाएगा? ये स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सही है। पार्टिकल्स याद रखना है, कभी भी बड़े नहीं होते, कभी भी छोटे नहीं होते। पार्टिकल्स अपने साइज के ही रहते हैं, इनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ जाती है बिकॉज दे मूव और वाइब्रेट मोर विगोरसली, ठीक है, पुशिंग देयर नेबरिंग पार्टिकल्स अवे, उनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ जाती है। दैट्स हाउ दे एक्सपैंड। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, the particles in solid starts vibrating faster and faster, knocking each other apart, थोड़ा दूर करते हैं एक दूसरे को। सही है। अब एक्सपेंशन जो है ना, सॉलिड में सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन लोगों ने जकड़ के रखा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बोन्स होते हैं। लिक्विड्स में थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड से, क्योंकि बोन्स कमज़ोर होते हैं इनके। एंड गैसेस में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि आपके पास सॉलिड है, आपने इसको हीट किया तो इतनी सी एक्सपेंशन हुई, ये सॉलिड है। लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होगी, एंड गैसेस में पता है कितनी हुई? ये गैस का सब्सटेंस है ना, इतनी ज़्यादा एक्सपैंड होगी गैस, देख रहे हो, इतनी ज़्यादा एक्सपैंड होगी गैस। सबसे कम सॉलिड्स होते हैं, उसके बाद लिक्विड्स आते हैं, एंड लास्ट में गैसेस आती हैं। सही है। अब थर्मल एक्सपेंशन के काफ़ी फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो इट कैन बी यूज एज थर्मोमीटर। आपका मर्करी जो होता है, थर्मोमीटर जो होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको अंडर आर्म या अंडर नेक रखने को कहते हैं। जब रखते हो ना तो इसके आगे एक मेटल का पीस लगा होता है। ये मेटल के पीस से ना कंडक्शन के ज़रिए आपकी बॉडी हीट इसके अंदर जाती है, एंड अंदर मर्करी होता है। जब मर्करी को हीट मिलती है ना, मर्करी एक्सपैंड्स, एंड उस एक्सपेंशन का यूज़ करके जो है ना आप थर्मोमीटर्स बनाते हो। कितना फ़ायदेमंद बात है ना। आपके थर्मोमीटर का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है, इनकम होता है। उस इसकी प्रॉपर्टी से आप टेम्परेचर पता लगाते हो। सही है। अब बाय मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब क्या है? बेसिकली आपके पास जितने भी चीज़ें हैं ना, वो डिफरेंट रेट से एक्सपैंड होती हैं। इतने मेटल्स हैं, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है। सॉलिड में कह लो कितने सारे सॉलिड्स है, प्लास्टिक है, आपके पास कॉपर है, स्टील है, सिल्वर है।
सॉलिड में, लिक्विड में आपके पास वाटर है, ऑयल है, गैस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारे डिफरेंट रेट से एक्सपैंड होते हैं। क्या मतलब, जैसे मेरे पास ये दो मेटल बार्स हैं, ठीक है, एक ये बार है एंड एक ये बार है, ठीक है। एक्सपैंड होने के बाद ये जो वाइट पिंक वाली है ना, ठीक है, जो पिंक वाला है वो कुछ इतना एक्सपैंड हुआ, देखना ध्यान से, पिंक वाला कुछ इतना एक्सपैंड हुआ, एंड ग्रीन वाला मुझे तो मुझे ग्रीन वाला कुछ इतना एक्सपैंड हुआ। अब ध्यान से देखना, ठीक है, देखो ज़रा, ये मेटल एक्स जो है, लेट्स सपोज पिंक एक्स है, ये कम एक्सपैंड हुआ एंड मेटल वाई ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, ठीक है। तो डिफरेंट रेट से एक्सपैंड मतलब ये होता है कि हीट करने में कोई ज़्यादा एक्सपैंड होता है, कोई कम एक्सपैंड होता है, ये डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज़ पर। अब बाय मेटेलिक शिफ्ट क्या होती है, आप ऐसे दो मेटल्स लेते हो, ठीक है, जिन जो डिफरेंट रेट से एक्सपैंड होते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास मेटल एक्स है एंड मेटल वाई है। अब मेटल एक्स जो है वो कम एक्सपैंड होता है, ठीक है, एंड मेटल वाई ज़्यादा एक्सपैंड होता है। आपने क्या किया है, इन दोनों को साथ जोड़ दिया, चिपका दिया साथ। अब जब आप इनको गर्म करोगे ना, अब क्योंकि एक कम एक्सपैंड होगा एक ज़्यादा एक्सपैंड होगा, एक कर्व बन जाएगा, कर्व, यानी कर्व बहुत काम का होता है। आपकी इस तरह जो होती हैं, आपकी जो बेसिकली आप कह लो कि फायर अलार्म्स होते हैं, ये फायर अलार्म्स में ये चीज़ लगी होती है। आप पर जब आग लगती है ना, जब हीट मिलती है, तो ये बायोमेटेलिक शिफ्ट क्या होती है, कर्व कर्व हो जाती है, एंड कर्व होके ना ऊपर एक मेटल का पीस लगा होता है, जब एक कर्व होके उसके साथ ज्वाइन होती है तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है एंड अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज हाउ अलार्म वर्क्स, एंड ये स्त्रियों में भी काम आता है, सर्किट टूट जाता है उसमें ना, इसे कहते हैं बायोमेटेलिक शिफ्ट। और इसके अलावा आपको बताएं, बहुत सारी जगह पे काम आती है ये एक्सपेंशन वाली टेक्निक। जो रेल होती है आपकी रेलगाड़ी, इसके दरमियान में ना आपके पास गैप होता है, आपको पता है, दो नट लगे होते हैं, जो दो आपने ट्रेन के ट्रैक को जोड़ा होता है, दरमियान में गैप होता है, क्योंकि सर्दियों में ये लाइक कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड सर्दियों में एक्सपैंड हो जाते हैं, सही है। अच्छा, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है किसी भी सब्सटेंस के, चाहे वो सब्सटेंस मैस, चाहे वो सब्सटेंस प्लास्टिक है, वाटर है, ऑयल है, मेटल है, कॉपर है, सिल्वर है, ब्रास है, कोई भी सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 kg के मैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने को के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आप लोग कहते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेरी वर्डिंग समझना, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज the temperature of per unit mass of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के 1 kg मैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उससे आप लोग कहते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सही है। जैसे मेरे पास ये 1 kg की बोल है, ठीक है, 1 kg की बोल है, सही है, एंड इस 1 kg बोल, इस 1 kg ये बोल जो है ना, ये बनी है आयरन से। लेट्स सपोज 1 kg की बोल आयरन से बनी है, इसका टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इस 1 kg की आयरन बॉल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया मैंने, पहले 23 था, अब 24 हो गया। अच्छा, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है भाई, कितनी एनर्जी मैंने इसको दी होगी इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, विल नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेरे पास वन पीस ऑफ लेट्स सपोज कॉपर है, इसका टेम्परेचर मेरे पास 23 था एंड 1 kg इसका मैस है, 1 kg सब्सटेंस है, मैंने इसको 70 जूल्स की एनर्जी दी एंड इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ गया,
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, ये होगी एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ per unit mass or per kg mass of a substance by 1 degree Celsius is known as specific heat capacity. ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एंड इसका फॉर्मूला कैसे याद करोगे, बहुत सिंपल है, E इज इक्वल्स टू एम कैट। E इज इक्वल्स टू एम कैट। E रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, M रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, C रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, एंड डेल्टा T रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर को। आपको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इन चारों में से कोई 3 क्वांटिटीज गिवन होंगी, आपने चौथी फाइंड करनी होगी। सही है, जैसे देखो यहाँ पे एक क्यूब आपके पास है, सही है, इस क्यूब का जो मास है वो 10 kg है, सही है, अच्छा, एंड इसका जो टेम्परेचर है पहले 16 डिग्री सेल्सियस था, सही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी 10 सुना ध्यान से, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 10 है, मास 10 kg है, ठीक है, और टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, गर्म हो गया। अब गर्म होने के बाद मेरा टेम्परेचर पहले 16 था, 16 से 20 पे चला गया। मेरा सवाल ये, इसको कितनी एनर्जी दी होगी हमने, ठीक है, हमने इसको कितनी एनर्जी दी होगी इसका टेम्परेचर 16 से 20 तक ले जाने के लिए। तो फॉर्मूला याद हो, ई एम कैट, ठीक है। अब सारी वैल्यूज प्लग इन कर दो। ई इज इक्वल्स टू मास कितना है आपका 10 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 10 है, और चेंज इन टेम्परेचर लोगे, चेंज इन टेम्परेचर लोगे क्या मतलब, चेंज कैसे निकालते हैं, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, ठीक है, 20 माइनस 16 करोगे तो आपके पास चेंज आ जाएगा, सही है, आपने आराम से निकालिए 400 जूल्स। एक और एग्जाम्पल करते हैं, E इज इक्वल्स टू एम कैट, सही है। अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि भाई आपके पास जो है ना ये एक बॉक्स है, इसका मास 10 kg है, इसको आपने 700 जूल्स की एनर्जी दी, एंड इसका टेम्परेचर 14 से 20 पे चला गया। मैं आपको कहता हूँ इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालो, सही है। सबसे पहले जो आपके पास है प्लग इन कर दो, ई एम कैट लिखा एंड जो है प्लग इन कर दो, एनर्जी है, एनर्जी डाल दी हमने, 700 एनर्जी डाल दी, ये 10 क्या है, ये मास है, मास डाल दिया। अब सी नहीं है, सी को सब्जेक्ट बनाएंगे, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, 20 माइनस 14 6 डिग्री सेल्सियस। अब सी को सब्जेक्ट बनाओ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड होंगे, 700 ओवर 10 इंटू 6 एंड यू गेट 11.67, ठीक है। अब हम इसका यूनिट क्या डालेंगे, देखो यूनिट क्या डालेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। अब पहले तो क्या करना कि आप ना इस तरह इसका सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लिख के ना सी को सब्जेक्ट बना लो। हमारे यहाँ रवाज है कि हम लोग अपना यूनिट खुद बनाते हैं। अच्छा भाई, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है आपके पास जूल्स, जूल्स होता है। अब इस स्लैश को मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे इस स्लैश को मैंने ऐसे डाल दिया। मास का क्या होता है केजी, ठीक है, एंड टेम्परेचर का क्या होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मास टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको पता है मैथ्स में जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स और वाई, तो उनको कैसे लिखते हैं, केजी डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये बन गया हमारा यूनिट, हमारा यूनिट बन गया। हमने जूल्स लिखा, एनर्जी का जूल्स लिखा, ये डिवाइड वाला साइन हमने थोड़ा सीधा कर दिया, इसका सीधा कर दिया थोड़ा सा। मास का हमने केजी ले लिया, एंड टेम्परेचर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो हम डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। आपको पता है जब मैथ में जो दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको ऐसे एज इट इज साथ लिख देते हैं, सही है। अब चेंज इन टेम्परेचर आपके पास क्या आया, ओके, बाकी एक और क्वेश्चन आ गया, बाकी सारा वही है, सही है। आई होप इट मेक सेंस, समझ आ गया हो आपको, ठीक है, ऑलराइट।